हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये ट्रांजैक्शंस का मीनिंग क्या होता है। ट्रांजैक्शन नाम का वर्ड हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ था। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ट्रांजैक्शंस, याद आया? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या था, डेफिनेशन थी हमारी। बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी which changes the value of asset, liabilities and capital। ट्रांजैक्शन एक हमारी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हमारे बिजनेस की एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल में चेंज कर देती है। ठीक है, उसी को बोला गया है ट्रांजैक्शंस। मेनली ट्रांजैक्शंस में हम लोग दो ही चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। एक तो होता है एक्सपेंडिचर और एक होता है रिसिप्ट्स। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कौन से ट्रांजैक्शंस कैपिटल कहलाएंगे और कौन से ट्रांजैक्शंस रेवेन्यू कहलाएंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई भी एक्सपेंडिचर या तो कैपिटल होगा या रेवेन्यू होगा। उसके पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या है, एक्सपेंडिचर का प्रॉपर मीनिंग क्या दे रखा है। रीड करते हैं एक बार। एक्सपेंडिचर मीन्स डिसबर्समेंट ऑफ मनी, मनी का डिसबर्समेंट या फिर स्पेंडिंग ऑफ मनी, एक ही बात है। और इंकरिंग अ लायबिलिटी फॉर एक्वायरिंग द एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स किसी भी एसेट, गुड्स या सर्विस को एक्वायर करने के लिए या तो हम लोगों ने मनी का स्पेंड किया हो, मनी का डिसबर्समेंट किया हो, या तो फिर हम लोगों ने कोई लायबिलिटी इंकर की हो, उन दोनों को ही एक्सपेंडिचर बोलेंगे। डिसबर्समेंट ऑफ मनी का मतलब है एसेट, गुड्स या सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए किया जाने वाला पेमेंट। अगर हम लोगों ने कोई फर्नीचर परचेज किया, कैश में किया है, तो इट मीन्स डिसबर्समेंट ऑफ मनी। इसके रिवर्सल, अगर हम लोगों ने कोई फर्नीचर परचेज किया है लेकिन कैश में परचेज ना करके हमने उसको एज अ क्रेडिट परचेज किया है, तो उसी को बोला जाएगा इंकरिंग अ लायबिलिटी। क्लियर? अब चाहे आप फर्नीचर कैश में परचेज करें, चाहे आप फर्नीचर उधार में परचेज करें, दोनों ही आपके लिए एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे दो वर्ड का यूज हुआ है। पहला तो है डिसबर्समेंट ऑफ मनी और सेकंड है इंकरिंग अ लायबिलिटी। डिसबर्समेंट ऑफ मनी का मीनिंग है यहाँ पे कैश में एक्सपेंस करना। इंकरिंग अ लायबिलिटी का मतलब है कोई भी एक्सपेंस क्रिएट करना ऑन क्रेडिट। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, सैलरी पेड, रेंट पेड, फर्नीचर परचेज, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पेड, एक्सेट्रा, ये सारे हमारे एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। एक्सपेंडिचर को हम लोगों ने यहाँ पे 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द थर्ड वन इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमारे पास इस चैप्टर में सिर्फ कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही कवर किया गया है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को यहाँ पे कवर नहीं किया गया। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसके बारे में समझ के इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? इसके बारे में 2 बातें करूंगा मैं आपसे। पहला, ऐसे एक्सपेंस जिनका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता है और जिन एक्सपेंस को हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको बोला जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलो। और हम लोग इन एक्सपेंस को आगे कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 1 टाइम पे होता है, बट हम लोग इसको राइट ऑफ अगले 5 या 10 सालों में करते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। क्या होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर? The expenditure which generates the economic benefit for more than one accounting period। वो सारे एक्सपेंडिचर्स जिनका बेनिफिट हमें एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा के लिए मिलता है, उन्हीं को बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ फर्नीचर। हम लोगों ने किसी फर्नीचर का परचेज किया, तो क्या ये फर्नीचर का बेनिफिट हमें 1 साल तक या फिर एक अकाउंटिंग पीरियड तक ही मिलेगा? नहीं, हमें फर्नीचर का बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड मिलता है। ठीक है, इसीलिए परचेज ऑफ फर्नीचर को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। क्लियर? सेकंड थिंग है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। ये जो एक्सपेंस है हमारे, ये नॉन रिकरिंग
नेचर के होते हैं। अब रिकरिंग और नॉन रिकरिंग क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंस जो हमारे बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं और जो हमारे बिजनेस में बार बार होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग रिकरिंग एक्सपेंडिचर। और ऐसे एक्सपेंडिचर जो हमारे बिजनेस में बार बार नहीं होते, उसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ एयर कंडीशनर, परचेज ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा। ये सारे हमारे एक्सपेंस नॉन रिकरिंग कहलाते हैं, ठीक है, और इनको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। तो सर रिकरिंग कौन से होंगे? बेटा रिकरिंग होंगे सैलरी पेड, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी पेड एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट है आपका, दिस एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इनटू अ फिक्स्ड एसेट। सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमारी फिक्स्ड एसेट का ही जनरेशन होता है। क्लियर? नेक्स्ट आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज द एफिशिएंसी और अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनकी वजह से हमारी किसी एग्जिस्टिंग एसेट की कैपेसिटी या एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों ने कोई बिल्डिंग को एक्सटेंशन करवाया, या फिर ऐसा बोला जाए कि हमने बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर को बिल्डअप करवाया, ठीक है, तो बिल्डिंग में फर्स्ट या सेकंड फ्लोर को बनवाने के लिए जो भी हम लोगों ने एक्सपेंडिचर किया है, इन एक्सपेंडिचर से हमारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए बोला गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इंक्रीजेस द एफिशिएंसी और अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट। क्लियर? तो जिस एक्सपेंडिचर में हमें ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, उन्हीं एक्सपेंडिचर्स को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है, द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर इncidental expenses incurred till the asset is put to use। the asset is put to use का मीनिंग क्या होता है? put to use का मीनिंग होता है एसेट के जनरेशन की वो स्टेज जहां से हम लोग एसेट को हमारे बिजनेस में यूज करना स्टार्ट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं put to use। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैंने एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया, ठीक है, वो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया 1 अप्रैल के दिन और वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 31 दिसंबर के दिन। क्लियर? तो ऐसा बोला जाएगा कि 1 जनवरी से लेकर वो जो एसेट है, जो मेरी बिल्डिंग है, वो पुट टू यूज कंडीशन में आ चुकी है। क्लियर? तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर के बीच में जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ उस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे, उन सबको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंकर्ड टिल द एसेट इज पुट टू यूज। और वो सारे के सारे एक्सपेंस हमारे कैपिटल एक्सपेंस कहलाएंगे। क्लियर? और हम लोग उन एक्सपेंस को बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक? These expenditures are shown as asset in the balance sheet। हम लोग इन एक्सपेंडिचर्स को हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं इज अ काइंड ऑफ एसेट फॉर अस, और हम लोग उन एसेट्स को बैलेंस शीट में शो करते हैं। These are incurred for the growth of the business। जो भी पर्सन कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंकर करता है वो अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए करता है। मैं इसके लिए आपके सामने एक और एग्जांपल रखना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, एक मिस्टर ए के पास एक शॉप है, वो शॉप फिलहाल सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ही बनी हुई है। मिस्टर ए ने देखा कि मेरे कुछ कस्टमर अंदर आ पा रहे हैं शॉप में, लेकिन कुछ कस्टमर बाहर ही खड़े हैं और कभी कभी वो लौट जा रहे हैं। क्लियर? तो मिस्टर ए ने अपनी उस शॉप के ऊपर 1st फ्लोर बनाना स्टार्ट कर दिया और 1st फ्लोर के कंस्ट्रक्शन के लिए 10 लाख रुपीज का खर्च कर दिया। ठीक है, तो ये 10 लाख रुपीज को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए ने अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए शॉप का जो 1st फ्लोर है वो कंस्ट्रक्ट करवाया है। ठीक है, इसलिए बोला गया है द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर इंकर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। लास्ट पॉइंट है हमारा, दीज एक्सपेंडिचर्स आर राइट ऑफ इन द P&L अकाउंट इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। जो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उनको हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में हमारे P&L अकाउंट में राइट ऑफ करते हुए चले जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। दैट मीन्स हम लोग उस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज करने से हमारी एसेट की वैल्यू डाउन होती हुई चल जाती है। जितना हम लोग एसेट की वैल्यू को डाउन करते हैं उतना ही अमाउंट हम लोग P&L अकाउंट में डेबिट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर? नेक्स्ट पेज पे है हमारा एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर।
सबसे पहला एग्जांपल है परचेस ऑफ फर्नीचर, हमारी इस पे बात हो चुकी है। सेकंड पॉइंट है वेजेस फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, हम लोगों ने किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए वेजेस पे किया। अब आपको याद हो तो हम लोगों ने 11th में एक टॉपिक पढ़ा था कि किसी भी एसेट के परचेस से लेकर उस एसेट के इंस्टॉलेशन तक के सारे एक्सपेंडिचर एसेट की कॉस्ट का पार्ट माने जाते हैं। क्लियर? या फिर ऐसा बोला जाए कि किसी भी एसेट के परचेस से लेकर उसके पुट टू यूज तक के आने की स्थिति तक के सारे खर्चे हमारे एसेट की कॉस्ट का पार्ट मानेंगे और उनको हम लोग कैपिटलाइज करेंगे। ऐसे ही अगर हमने किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए वेजेस का पे किया है तो वो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माने जाएंगे। थर्ड पॉइंट है बिल्डिंग अ फ्लोर ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, इसके बारे में हमारी बात हो गई थी। फोर्थ पॉइंट है इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑफ अ मशीन, या फिर ऐसा बोला जाए इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑफ अ न्यू मशीनरी, हम लोगों ने कोई मशीनरी एक्वायर की और हमने उसका हमारे फैक्ट्री में इंस्टॉलेशन करवाया, तो जो भी इंस्टॉलेशन एक्सपेंस होंगे वो मशीन की कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे और उन एक्सपेंस को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। क्लियर? लास्ट पॉइंट है बेटा लीगल फीस टू एक्वायर अ प्रॉपर्टी। आप सबको पता है जब भी हम लोग किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं तो प्रॉपर्टी को अपने नाम पे कराने के लिए हमें कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किए उन चार्जेस को क्या बोला जाएगा, कैपिटल बोला जाएगा कि रेवेन्यू बोला जाएगा? वो जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं उनको हम कैपिटल एक्सपेंस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने से रिलेटेड ही चार्जेस होते हैं। क्लियर? और ये नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? वो एक्सपेंस जो बिजनेस के रिकरिंग या रेगुलर नेचर के होते हैं उसको बोला जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। वो सारे एक्सपेंस जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन के दौरान इंकर करता है उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। क्लियर? ये जो एक्सपेंडिचर है इनका बेनिफिट हमें सिंगल अकाउंटिंग पीरियड के लिए ही मिल पाता है। मतलब अगर हम लोगों ने कोई सैलरी पे की है तो हमें सैलरी का बेनिफिट सिर्फ उसी टाइम पीरियड के लिए मिलेगा जिस टाइम पीरियड के लिए हम लोगों ने सैलरी पे की है। क्लियर? ऐसे फॉर एग्जांपल आपका रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। दीज आर नेसेसरी टू स्मूथली रन द बिजनेस। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे बिजनेस में स्मूथली रन करने के लिए काफी ज्यादा नेसेसरी होते हैं। दीज एक्सपेंसेस आर शोन इन ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। हम लोगों ने 11th में ये पढ़ा हुआ है। ऑल दी एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू द P&L और ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर? तो ये वाली बात यहाँ बोल रहा है। दैट मीन्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो हम लोग हमारी बैलेंस शीट में असेट साइड शो करते हैं और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो हम लोग ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता है, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें 1 साल से या एक अकाउंटिंग पीरियड तक ही मिल पाता है। तीसरा यह है इन दोनों में डिफरेंस कि हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? 10 साल या 15 साल तक कोई एसेट यूज करने के बाद हम लोग उस एसेट को मार्केट में सेल कर सकते हैं। किसी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को दोबारा कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है? अगर हम लोगों ने किसी एम्प्लॉय को 1 महीने की सैलरी पे कर दी और 1 महीने अगर उससे हम लोगों ने काम ले लिया तो नेक्स्ट मंथ हम उस एम्प्लॉय से ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो मैंने तेरे को सैलरी प्रीवियस मंथ में पे करी थी उसका मेरे को रिफंड कर दे। ठीक है? बिकॉज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये कुछ हमारे एग्जांपल्स है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के। पहला है आपका पेमेंट ऑफ सैलरीज, रेंट और परचेस। परचेस का मीनिंग यहाँ पे है परचेस ऑफ द गुड्स। सेकंड है आपका एनुअल व्हाइट वॉशिंग ऑफ द ऑफिस। यहाँ पे कौन से ऑफिस की बात कर रहा है? न्यूली ऑफिस की बात कर रहा है कि एग्जिस्टिंग ऑफिस की बात कर रहा है? यहाँ पे एग्जिस्टिंग ऑफिस की बात हो रही है। अगर हम लोग हमारी कोई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, एग्जिस्टिंग ऑफिस का एनुअल व्हाइट वॉशिंग करवाते हैं तो वो भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही माना जाता है। बट अगर हम लोगों ने कोई बिल्डिंग फर्स्ट टाइम परचेज की है और उस पर अगर हम लोग कोई फर्स्ट टाइम व्हाइट वॉश करवा रहे हैं तो वो फर्स्ट टाइमिंग का व्हाइट वॉश एक्सपेंस हमारा कैपिटल माना जाएगा। बट उसके बाद हर नेक्स्ट टाइम वाला व्हाइट वॉशिंग एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंस माना जाता है। ठीक है? नेक्स्ट आपका स्टेशनरी परचेज बाय द स्टेशनरी
डीलर, स्टेशनरी डीलर द्वारा परचेस किया गया जो भी स्टेशनरी मटेरियल होता है वो उसके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। लास्ट पॉइंट है बैड डेट्स। बिकॉज बैड डेट्स भी हमारा वन अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होता है, डेट्स वाई ये भी हमारे बिजनेस का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। नेक्स्ट है कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। तो हमारे ICAI मॉड्यूल के अकॉर्डिंग इस डिफरेंसेस को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में आपके पास कुछ एग्जांपल्स लिखे आएंगे और ऐसा बोलेगा कि बताइए कि इनमें से कौन सा एक्सपेंस कैपिटल है और कौन सा रेवेन्यू है। कैपिटल है तो क्यों है, रेवेन्यू है तो क्यों है। दैट मीन्स आपको कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका रीजन भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग किसी भी एक्सपेंडिचर को कैपिटल और रेवेन्यू में तब तक बाइफरकेट नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमें इसके बारे में फुल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी या इसके डिफरेंसेस के बारे में हमें पता नहीं होगा। ठीक है, तो यह टॉपिक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ बन जाता है। पहला डिफरेंस करने का पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ द बिजनेस। क्लियर, इस पॉइंट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ अ फर्नीचर। ठीक है, यहाँ पे फर्नीचर का परचेज हुआ है। ऑब्वियसली अगर फर्नीचर का परचेज हुआ है तो हम लोग इसको एक्सपेंडिचर ही मानेंगे। बट ये कौन सा एक्सपेंस है, ये हमारा कैपिटल है कि रेवेन्यू है। फॉर ट्रेडर डीलिंग इन द फर्नीचर, ऐसा ट्रेडर जो सिर्फ फर्नीचर में ही डीलिंग कर रहा है, मतलब वो क्या करता है डीलर, वो डीलर मार्केट से फर्नीचर को परचेज करता है और सेल करता है। तो उस ट्रेडर के लिए या उस डीलर के लिए ये फर्नीचर क्या कहलाएगा, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इसी के रिवर्सल किसी एनी अदर पार्टी के लिए फर्नीचर का परचेज करना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस किया गया है वो बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग किया गया है। अगर आपका बिजनेस सेम चीज का है, जिस चीज को आप परचेज कर रहे हो वो तो आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। बट अगर डिफरेंट किसी थिंग का है तो वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। सेकंड है रिकरिंग नेचर ऑफ द एक्सपेंडिचर। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जो एक्सपेंडिचर हमारे नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जो एक्सपेंडिचर हमारे रिकरिंग नेचर के होते हैं उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बेटा थर्ड पॉइंट है पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस, कि हमारे एक्सपेंस का पर्पस क्या है। टू मेंटेन द सेम कैपेसिटी ऑफ एसेट, या बोला जाए टू मेंटेन द सेम कैपेसिटी ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट, उनको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर हम लोगों ने कोई एक्सपेंस किया, क्यों किया हम लोगों ने एक्सपेंस, ताकि हमारी किसी एग्जिस्टिंग एसेट की कैपेसिटी को हम सेम लेवल पे बना सके, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट ऐसा एक्सपेंस जिसकी वजह से हमारी किसी एग्जिस्टिंग एसेट की कैपेसिटी में इंक्रीमेंट हो जाता है तो उस एक्सपेंस को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एक मशीन है जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 100 यूनिट्स पर आवर। क्लियर, उस मशीन की हम लोग जो रिपेयरिंग करवाते हैं, जो ऑयलिंग करवाते हैं, वो क्यों कराते हैं, ताकि मशीन अपनी स्पीड को बनाए रख सके। ठीक है, तो ऑयलिंग और रिपेयरिंग के जो एक्सपेंडिचर हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे, बिकॉज दीज एक्सपेंस आर मेड टू मेंटेन द सेम कैपेसिटी ऑफ दैट मशीन। बट अगर मैंने उस मशीन का एक मेन पार्ट चेंज करवा के एक नया पार्ट इंस्टॉल करवा दिया जिससे उस मशीन की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, जहां वो मशीनरी 100 यूनिट्स पर आवर प्रोडक्शन कर रही थी वहां अब वो मशीनरी 150 यूनिट्स पर आवर का प्रोडक्शन कर रही है। तो इस तरीके से उस पार्ट को चेंज कराने की जो भी कॉस्ट रहेगी उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। क्लियर, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारे पास इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। हम लोगों ने जो अभी एक एग्जांपल लिया था उसको भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका बाइफरकेट कर सकते हैं। टू मेंटेन द सेम कैपेसिटी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टू इंक्रीज द कैपेसिटी कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर, और सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा मटेरियलिटी ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व। इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारा एक्सपेंडिचर एक ह्यूज अमाउंट का है तो जनरली हम लोग उसको कैपिटल में क्लासिफाई कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारा कोई एक्सपेंडिचर स्मॉल अमाउंट का है तो हम लोग उसको रेवेन्यू में क्लासिफाई कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसिप्ट्स। हमारी बात हुई थी ट्रांजैक्शन में हम लोग दो चीजें पढ़ने वाले हैं, एक तो एक्सपेंडिचर और दूसरा रिसिप्ट्स। ठीक है, तो यहाँ रिसिप्ट्स की बात करते हैं। रिसिप्ट्स भी हमारी दो होती हैं,
एक तो होती है रेवेन्यू रिसिट्स, एक होती है हमारी कैपिटल रिसिट्स। रेवेन्यू रिसिट्स क्या होती हैं? वो सारी रिसिट्स विच आर ऑब्टेन्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो हम लोग हमारे बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन में ऑब्टेन करते हैं, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेसमैन अपनी बिजनेस एक्टिविटीज से, जो भी उसकी रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन की एक्टिविटीज है, उनसे वो जो भी अमाउंट ऑफ सेल रिसीव करता है, वो अमाउंट ऑफ सेल या वो रिसिट्स हमारे लिए रेवेन्यू रिसिट्स कहलाती हैं। क्लियर? दीज रिसिट्स आर रेगुलर इन नेचर। और तीसरा है दीज आर रिलेटेड टू द वन अकाउंटिंग पीरियड। इन रिसिट्स को हम लोग सिर्फ सिंगल अकाउंटिंग पीरियड में ही रिकॉर्ड करते हैं। इसके रिवर्सल अगर मैं बात करूं कि कैपिटल रिसिट्स क्या होती हैं, तो दीज आर ऑब्टेन्ड इन द नॉन रिकरिंग बिजनेस एक्टिविटीज। ऐसी रिसिट्स जिनको हम लोग नॉन रिकरिंग बिजनेस एक्टिविटीज से ऑब्टेन करते हैं, उनको बोलेंगे कैपिटल रिसिट्स। अभी नॉन रिकरिंग बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती हैं? अच्छा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने एक मशीनरी परचेज की, 10 साल बाद मैंने उस मशीनरी को सेल कर दिया 50,000 रुपीज़ के अंदर। तो जो 50,000 रुपीज़ का मेरे को यहाँ पे रिसिट्स हुआ है, ये रिसिट्स मेरे लिए कैपिटल रिसिट्स मानी जाएंगी कि ये मेरे लिए रेवेन्यू रिसिट्स मानी जाएंगी? बिकॉज ये नॉन रिकरिंग बिजनेस एक्टिविटी है, दैट्स व्हाई ये मेरे लिए कैपिटल रिसिट्स मानी जाएंगी। दीज रिसिट्स आर इर्रेगुलर इन नेचर। ये रिसिट्स हमें बार बार नहीं होती, इर्रेगुलर इन नेचर मानी जाती है। क्लियर? तो हमारा जो टॉपिक है उसकी पूरी थ्योरी यहाँ खत्म होती है। हम लोग एक इसको क्वेश्चन कर लेते हैं ICAI के स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 1। यहाँ लिखा हुआ है स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट हमारे ट्रू हैं कि फॉल्स हैं, साथ में आपको रीजन भी देना है। ठीक है बेटा, आपको इसके अंदर रीजन भी देना पड़ेगा। ओके, तो पहला है हमारे पास, द फर्स्ट वन इज ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बोल रहा है कि किसी सेकेंड हैंड मशीनरी को परचेज करने पे जो भी हम लोग ओवरऑल एक्सपेंडिचर, ओवरऑल एक्सपेंस का मतलब आप समझ सकते, ओवरऑल एक्सपेंस का मतलब इंस्टॉलेशन एक्सपेंस से ही होता है कि जब हम लोग किसी सेकेंड हैंड मशीनरी को परचेज करते हैं तो उसके इंस्टॉलेशन पे जो एक्सपेंस पे करते हैं, तो वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। इट इज ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स। व्हाई? कि हमारी अभी बात हुई थी, किसी भी मशीनरी को परचेज करने से लेकर उसके इंस्टॉलेशन तक के सारे खर्चे मशीन की कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ओवरऑल एक्सपेंसेस को भी हमारी मशीन का कॉस्ट का पार्ट मानेंगे। दैट मीन्स हम लोग इन एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज करेंगे। देखिए आंसर में भी यहाँ लिखा हुआ है फॉल्स। The overall expenses are incurred to put the second-hand machinery in the working condition to derive the endurable long-term advantages. So it should be capitalized. Second-hand money spent to reduce the working expense is revenue expenditure. ये बोल रहा है इस लाइन में कि हम लोगों ने कुछ वर्किंग एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने के लिए अमाउंट का स्पेंड किया या फिर डिसबर्समेंट किया, तो ऐसा डिसबर्समेंट या ऐसा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। बेटा फॉर एग्जांपल, किसी प्रोडक्शन कंपनी के अंदर 10 एम्प्लॉइज मिलकर काम करते हैं। ठीक है, मैं एक मशीनरी लेके आया, जिस मशीनरी को लेके आने के बाद मुझे 10 एम्प्लॉइज की नीड नहीं रही, अब मुझे सिर्फ 2 एम्प्लॉइज की ही नीड है उस मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से मैंने उन एक्सपेंसेस को, जो वर्किंग एक्सपेंसेस लग रहे थे 10 एम्प्लॉइज को, जो मैं सैलरी पे कर रहा था, अब मुझे सैलरी पे करनी पड़ेगी सिर्फ 2 एम्प्लॉइज को। क्लियर? तो जो मैं मशीनरी लेके आया, जो मैंने मशीनरी परचेज की, वो क्यों परचेज की? ताकि मैं वर्किंग एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर सकूं। तो ऐसे एक्सपेंस मेरे क्या कहलाएंगे? कैपिटल एक्सपेंस कहलाएंगे। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट फॉल्स माना जाएगा। मेरा थर्ड पॉइंट है आपका, लीगल फीस टू एक्वायर द प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हम लोगों ने हमारे एग्जांपल में डिस्कस किया था। ऑब्वियसली यस, दीज आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, द स्टेटमेंट इज ट्रू। फोर्थ है, अमाउंट स्पेंट एज अ लॉयर्स फीस टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइड बिलोंग टू द एक्सेप्ट लैंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या ये एक्सपेंस हमारा कैपिटल है? देखते हैं, समझ लेते हैं पहले क्या चीज है। फिर इसमें लिखा हुआ है कि हमारी फार्म की एक फैक्ट्री लैंड है,
उस फैक्ट्री लैंड पे कोई अदर पर्सन ये क्लेम करता है कि ये लैंड उससे रिलेटेड है, ठीक है, और हमने उस थर्ड पर्सन के क्लेम को डिफेंड करने के लिए लॉयर्स को फीस का पेमेंट किया है, ठीक है। तो ये जो फीस पेमेंट किया है हम लोगों ने, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? नहीं, इट इज अ काइंड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी हमारे नाम पे है, बस यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है वो क्लेम कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड है। ये हमारे बिजनेस का एक रेगुलर एक्सपेंडिचर माना जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है अमाउंट स्पेंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ वन आउट पार्ट ऑफ मशीनरी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ बोल रहा है हमारी मशीन का एक पार्ट खराब हो गया और उसको हम लोगों ने चेंज करवा दिया, तो ये पार्ट को चेंज कराने की एक्सपेंडिचर कैपिटल माना जाएगा या रेवेन्यू मानेंगे? चेक करते हैं। क्या इस वन आउट पार्ट के चेंज कराने से हमारी मशीनरी की कैपेसिटी में इंक्रीमेंट हुआ? बिकॉज कुछ भी नहीं दे रखा, कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो हम यही मानेंगे कि इसमें कुछ भी हमारा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। दैट्स वाई वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा 6 नंबर का पॉइंट है एक्सपेंस इंकर्ड ऑन द रिपेयर्स एंड वाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। बेटा फर्स्ट टाइम लिखा हुआ है, फर्स्ट टाइम ऑफ द परचेज ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग। अभी भी हमारी बात हुई थी, अगर हम लोग फर्स्ट टाइम कभी वाइट वॉशिंग कराते तो उसको क्या करेंगे? कैपिटल मानेंगे। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? दीज आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ट्रू होगा, फॉल्स होगा? फॉल्स होगा। ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर का पॉइंट है हमारा एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग अ सिनेमा इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझते हैं क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि हम लोगों ने कुछ एक्सपेंस इंकर किए ताकि हम लोग सिनेमा को ऑपरेट करने का लाइसेंस एक्वायर कर सकें। ये एक्सपेंस हमारा प्री ऑपरेटिव है कि पोस्ट ऑपरेटिव है? मतलब ये एक्सपेंस लाइसेंस को ऑब्टेन करने का एक्सपेंस सिनेमा के स्टार्ट होने से पहले का है कि बाद का है? बेटा ये हमारा एक प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस माना जाएगा। क्लियर? क्योंकि आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सिनेमा स्टार्ट कर पाएंगे। और दूसरा, ये एक्सपेंस रिकरिंग नेचर का नहीं होता, ये एक्सपेंस नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। एक बार लाइसेंस ऑब्टेन करो और 5 साल या 10 साल के लिए आप फिर सिनेमा को रन कर सकते हैं। तो इट इज अ काइंड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाता है। देख लेते हैं नीचे आंसर में क्या दे रखा है, ट्रू दे रखा है। ठीक है, ओके। 8 पॉइंट हमारा सबसे लास्ट, अमाउंट स्पेंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स which were necessary for construction of the cinema house and which were demolished when the cinema house was ready. It is a capital expenditure. क्या बोलना चाह रहा है ये बोल रहा है कि हमने सिनेमा हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ टेम्पररी हट्स का कंस्ट्रक्शन कराया था। ठीक है, जैसे ही सिनेमा हाउस रेडी हो गया हमने उन टेम्पररी कंस्ट्रक्शन हट्स को हटा दिया। तो क्या ये एक्सपेंस हमारे कैपिटल एक्सपेंस माने जाएंगे? यस, ये हमारे एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंस माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो टेम्पररी हट्स का जो कंस्ट्रक्शन कराया था उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस था कि हमारे जो लेबर है वो उस हट्स में रह सके, ठीक है, जिससे हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क स्मूथली रन हो सके। क्लियर? तो टेम्पररी हट्स को कंस्ट्रक्शन कराने की जो भी हमारी कॉस्ट होगी उसको हम लोग हमारे सिनेमा हाउस की कॉस्ट में क्लब कर देंगे। क्लियर? एंड दीज आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फ्री हो जाता है। क्लियर बेटा? बाकी इसके अंदर जो भी आपके एग्जांपल्स हैं वो आपको करने हैं। ठीक, तो ये चैप्टर हमारा आज यही खत्म होता है। आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो बाकी आगे के जो लेक्चर्स होंगे वो हम लोग टाइम टू टाइम पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।